जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। बात करेंगे कि खित्ते में जंग की आग जो है वो मजीद भड़क रही है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर फिजाई हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी है, जबकि ईरान भी खित्ते में अमरीकी मफादात और अड्डों को निशाना बना रहा है। अब नाए हुर्मुज़ की बात करें और बाबुल मुंदब जैसे अहम बहरी रास्तों की, तो एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी की धमकी ने खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कशीदगी एक बड़ी इलाकाई जंग में तब्दील होगी या सिफारतकारी की कोई नई राह निकल सकेगी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाजिया अनवर चीमा साहिबा, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, जिनसे मिलते हैं जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? परफेक्ट, बहुत शुक्रिया। बस बात करेंगे ये अमेरिका ईरान की जो जंग है, हमले जो है उसमें शिद्दत आ रही है और ईरान भी भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आप देख रही हैं, आप क्या समझती हैं कि मामलात क्या एक बहुत बड़ी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं या फिर अमन होगा या फिर एक लंबे अरसे तक इसी तरह की जो है आंख मुचोली तमाशा चलता ही रहेगा? ये तीनों काम हो सकते हैं और बल्कि हो रहे हैं। लंबे अरसे तक तो ये चल सकती है जंग। इसके अंदर तमाम जो हैं एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसको बहुत ज्यादा लिगर ऑन कर सकते हैं। पूरा रीजन इसकी लपेट में है। गल्फ पे हमले हो रहे हैं, ईरान इटसेल्फ जो है वो इस जंग का हिस्सा है। सीरिया पे ईरान ने अटैक किया है, इराक पे किया है, जॉर्डन पे किया है, लेबनान और जो है वो फलस्तीन का जो है मसला हमारे सामने है। इसराइल जो है वो अपनी तमाम तर जो है हबासतों के साथ अपनी जगह पे मौजूद है। तो जंग तो ऑलरेडी रीजनल है, लेकिन अब अमेरिका और ईरान दोनों एस्केलेशन ट्रैप के अंदर जो है वो फंस गए हैं। दोनों के पास वापसी का रास्ता दोनों को समझ नहीं आ रहा। और फिर आपका जो तीसरा पॉइंट था कि क्या कोई निगोशिएटेड या अमन का सोल्यूशन है, तो बिल्कुल है। जंगें निगोशिएशन से ही खत्म होती हैं, लेकिन उससे पहले वो नुकसान बहुत कर चुकी होती है। अब जी इनकी जो एस्केलेशन का लेवल है, ईरान जो इस वक्त अपना वॉर की तरफ अपना एप्टीट्यूड दिखा रहा है, वो बहुत डेंजरस है। कि अगर हम बर्दाश्त कर गए हैं, सह गए हैं, तो फिर हम सहते ही चले जाएंगे। कब तक सहते चले जाएंगे? अल्टीमेटली आपके सामने है तो एक एम्पायर, जी और रीजन में आप ऑलरेडी बहुत आइसोलेटेड हैं। उसी रीजन के अंदर जिसके अंदर आपको कंसोलिडेट करना है, दोस्तियां बढ़ानी है, उस रीजन के साथ रहना है, उसके ऊपर आप मुसलसल बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो ये, और साथ में अब जब अंसारुल्लाह को आप शामिल कर लेंगे तो सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा स्टेक है। सऊदी अरेबिया साउथ यमन और नॉर्थ यमन की डिवीजन पे बिलीव नहीं करता। उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे बनवाई हुई है जिसको प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल कहते हैं। और यूएई जो है उसने वहां पे नॉर्दर्न अलायंस जो है उसको वो सपोर्ट करते हैं। और ईरान जो है वहां पे अंसारुल्लाह, जिनको हुतीस कहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो सऊदी अरेबिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो बहुत स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना कर रहा है कि एक तरफ से आप उनके लिए बाबुल दें, यहाँ से आप स्टेट ऑफ हुर्मुज बन। जी और ईरान के अंदर आवाजें हैं जी इंतकाम लेना है, और इंतकाम के साथ हमने किसी डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ जाना है। अब पता नहीं उस डिसाइसिव विक्ट्री की क्या डेफिनेशन होगी और उसकी कीमत क्या होगी। जी जी शाजी साहिबा, अभी जब ये तमाम चीज़ें चल रही हैं तो उसमें सदर ट्रम्प जो हैं उनके पास इस वक्त सियासी और अस्करी तौर पर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? सदर ट्रंप इसके अंदर बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके पास ना कोई अस्करी ऑप्शन है, ना सियासी ऑप्शन है। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है कि हम एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। जी पुतिन ने एक दफा बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये सब जो है बड़े बड़े दावे करके आते हैं, बहुत अच्छा मैंडेट लेके आते हैं, मगर जब ये दफ्तरों में पहुंच जाते हैं, ओवल ऑफिस में पहुंच जाते हैं, वहां पे हुकूमत जो है वो मैन इन ब्लैक सूट जो है वो चला रहे होते हैं, और वो हमेशा के लिए हैं, वो नहीं बदलते। तो अब जी ट्रंप का मिड टर्म सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने एपेक और जायनिस्ट लॉबी को खुश करना है, वरना सेनेट अगर उनके हाथ से निकलता है, क्योंकि सेनेट एलिजिडली एपेक के पेरोल पे है, जी तो अमेरिकन सेनेट उसके हाथ से निकलता है तो मिड टर्म निकलता है। अगर वो आगे 2028 के इलेक्शन में देखें कि मार्को रूबियो या जेडी वैंस को किसको उन्होंने आगे रखना है, उस हिसाब से पब्लिक ओपिनियन में इजराइल आउट है, और पैसे के एतबार से इजराइल के बगैर इलेक्शन लड़ा नहीं जा सकता। जी और जहां तक अस्करी ऑप्शंस हैं, तो उनको सारे दिफाई माहिरीन कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी अपना आर्सेनल डिप्लीट कर चुके हैं अपनी प्रॉक्सी वॉर में, जो कि आप यूक्रेन में रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अब आपके पास असलहा तो उतना है नहीं। असले से मेरी मुराद जो है, जो भी जंग का आज की मॉडर्न वॉरफेयर की जो भी चीजें होती हैं, जी तो
आप स्ट्रेटेजिक पॉज ले लीजिए और पॉज थोड़ा सा लंबा लें, क्योंकि ईरान पे तो देखिए एक बात हतमी है और वो हमारे नाजरीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी वेस्ट सोच लेता है जिस भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के साथ जो करना, उनकी पॉलिसी सदर बदलने से चेंज नहीं होती। सही। अगर ये सोचा जा चुका है और पिछले 40 साल से ये लिखा जा चुका है कि ईरान के अंदर अपनी मर्जी की गवर्नमेंट बनाकर एक रिसोर्स रिच कंट्री को अपने हमने जेर असर करना है, तो इससे ये बाज नहीं आएंगे। ईरान के पास यही ऑप्शन है जो पाकिस्तान उसको पेश कर रहा है विद द बैकिंग ऑफ चाइना और रीजनल पावर्स, जी। कि आप इस स्ट्रेटेजिक पॉज को ही गनीमत जानते हुए रीजन में कंसोलिडेट कर जाइए, अपने रिश्ते बढ़ाइए। आपको गल्फ के कंट्रीज कह रहे हैं कि आपके $12 बिलियन जो हैं हम प्लेज करते हैं, और जितनी देर आपसे ये अमेरिका दूर रहता है, भले इस प्रिटेंस में ही दूर रहता है कि हम तैयारी करके दोबारा हमला करेंगे, तो आप उतनी देर में अपनी तैयारी करिए और ये हमले के काबिल ही ना रहें और एक दफा हिस्ट्री जो है वो कुछ डिफरेंट हमें दिखा दे। राइट। हम ये नहीं कह रहे कि ईरान जो है वो चुप करके बैठ जाए या उस पे हमले का कोई खतरा नहीं है, नहीं, बहुत खतरा है। रुकना ही नहीं है इन्होंने। सीरिया को बर्बाद करने में इनको 20 साल लग गए। बहुत पेशेंस है इनके पास। हम जी। उसी पेशेंस को मॉडिफाई करना चाहते हैं। राइट। ईरान उसमें भी स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना नहीं कर रहा। वो उसमें भी रीजन के अंदर ऑलरेडी वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट है। हमसायों से उसकी नहीं बनती, तुर्की से नहीं बनती, अजरबैजान से नहीं बनती, रशिया और चाइना से बहुत मुश्किल से उनके फंक्शनल रिलेशन बने हैं। उनकी इंपीरियल दुश्मनियां हैं, जी। सदियों पुरानी दुश्मनियां हैं बादशाहियत के जमाने से। गल्फ कंट्रीज ने वैसे ही उनसे अपनी हिफाजत के लिए एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। तो ईरान को अपने बायलैटरल रिलेशन बेहतर करने में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक जो जितनी इन्वेस्टमेंट है वो इस पे सर्व कर रहा है जी। और बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में है। जी। कल भी जो ईरानी वजीर खारजा सॉरी इंटीरियर मिनिस्टर आए हैं, वजीर दाखिला उनके, तो जो कम्युनिके बाहर आया है उसमें ये बात आराम से समझी जा सकती है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ कैटेगोरिकली ये डिस्कस किया है कि अब उनकी सिक्योरिटी, अगर वो यमन पे के अंसारुल्लाह को उकसाना, बाबुल मंदेब को बंद करना और सऊदी अरेबिया पे डायरेक्ट जो है इस किस्म की मुआशी हमले करना नहीं रोकेंगे, जी। तो फिर ये बायलैटरल सिक्योरिटी है। उसमें बायलैटरल सिक्योरिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि ईरान की सिक्योरिटी उस पे हमले की वजह से खतरे में है, हमारी सिक्योरिटी को खतरा है क्योंकि हम एक सिक्योरिटी पैक्ट में है सऊदी अरेबिया के साथ और हम सऊदी अरेबिया को अकेला नहीं छोड़ सकते। तो ईरान को कहीं ना कहीं से कोई ऐसा रास्ता एलाइज और पार्टनर के साथ, बेशक बहुत मुश्किल है, समझ में किसी को नहीं आ रहा, वो निकालना पड़ेगा। और हम सब समझते हैं कि ईरान के साथ ज्यादती हो रही है, मगर इस ज्यादती की एस्केलेशन लैडर के ऊपर चढ़ते चले जाना भी मसले का हल नहीं। जी। तो शादी साहिबा, ऐसे में तमाम सूरत हाल जब है तो ईरान और अमेरिका के दरमियान अब भी क्या अमन का इम्कान मौजूद है? जहां पे कह रहे हैं ताज़ा तरीन 10 दिन का जो फार्मूले की बात हो रही है, तो इसमें क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन आपकी नजर में? पाकिस्तान में अगेन चाइना जो है वो हर डिसीजन के पीछे है, सपोर्ट कर रहा है, उनकी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो सामने नहीं आते। तो पाकिस्तान रीजन के तमाम अपने एलाइज के मशावरत से उन्होंने एक प्रपोजल दिया है दोनों को, अमेरिका को भी और ईरान को भी, कि फॉरेन हॉस्टिलिटीज जो है वो बंद की जाएं ऑन ऑल फ्रंट, और उसके बाद जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है उसका इंतजाम ईरान इस तरह से देखभाल करे, इनडिस्क्रिमिनेटली वहां से कार्गो वेसल्स को गुजरने दे। और ईरान को यही प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि हम अमेरिका, उसके एलाइज और हमारे जो दुश्मन है इंक्लूडिंग इजराइल, हम उनको नहीं गुजरने देंगे। तो पाकिस्तान ने प्रपोज किया है कि आप इजराइल को एक साइड पे रखें, माइनस इजराइल बाकी तमाम कार्गो को इनडिस्क्रिमिनेटली वहां से गुजरने दें और एमओयू पे दोबारा बैठकर बात करते हैं। अमेरिका ने इसकी तरफ से दिया है कि हाँ ठीक है इस पे, क्योंकि उन्होंने कौन सा कोई एग्रीमेंट करना है या बात माननी है। उनको भी पता है कि वो 2 जहाज उनके जख्मी और मरे हुए फौजियों के रामस्टाइन एयरबेस पे पहुंच गए हैं जर्मनी में, गल्फ से, तादाद वो बता नहीं रहे हैं। तो ईरान अभी ये कह रहा है कि ये जो एमओयू था जो कि टोटली उनकी फेवर में था, वो ये कह रहे हैं कि हम इसको भी, इस पर भी नजरेसानी करना चाहते। अब अगर हम बैठे तो मजीद सख्त शराइत के साथ बैठे। तो सिचुएशन आपके सामने है। पाकिस्तान जो है वो तो अगेन देखिए, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है जो पूरे रीजन का है, वो मल्टीपोलैरिटी पे काम कर रहा है। अब ईरान उसके अंदर एक लिंचपिन बन गया है। हम उसमें
दोनों की साइडों को जो है वो निगोशिएट करवाने में हेल्प कर रहे हैं, मगर दोनों सॉवरेन कंट्रीज हैं। हाँ, आप घोड़े को कुएं तक ले जा सकते हैं, जबरदस्ती उससे पानी नहीं पिला सकते। और वो भी ये तो एक सुपर पावर है, एक खुद को हेजमॉन और एम्पायर समझते हैं, और दूसरी माजी की एम्पायर है जिसके अंदर रिलीजियस सेक्रीफाइस का एलिमेंट, जिसके अंदर सिविलाइजेशनल ह्यूब्रिस और नेशनल प्राइड, ये तीनों चीजें जब मिल गई हैं तो वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। जी तो पाकिस्तान पे भी जिन लोगों का एतराज है कि जी पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान मीडिएट ही कर सकता है, पैगाम इधर से उधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो एक बहुत ब्रॉडर और बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है, और अकेला नहीं कर रहा, जी ग्लोबल साउथ के तमाम कंट्रीज कर रहे हैं। और वो सिर्फ मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, वो इंक्लूसिव है तमाम गवर्नमेंट्स के लिए। तो आपका सवाल ये था, सॉरी साइड पे जवाब जो है वो एक्सप्लेनेशन में चला गया, कि क्या ये दोनों पार्टीज दोबारा बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान ने प्रपोज तो किया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि वो MOU जो है, जी जो उस पे 14 नुकात हैं, वो उन पे नजरसानी करने के बाद बैठेगा। राइट जी शादी साहिबा, अब ज़रा थोड़ी खित्ते की बात कर लेते हैं कि अब नाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब की जब बात करते हैं, कशीदगी जो है आलमी मईशत और तेल की तिजारत पर क्या असर डाल सकती है, और अगर हौसी और सऊदी अरब बराह रास्त आमने सामने आ जाते हैं तो क्या खित्ते की सूरत हाल किसी हद तक बदल सकती है? सऊदी और जो हूसी हैं ये सामने नहीं आ सकते, क्योंकि सऊदीया का एक तो पाकिस्तान के साथ पैक्ट है। अब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और हमारा उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट है, तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ेंगे। और बाबुल मंदेब अगर बंद करते भी हैं तो वो सऊदी अरेबिया के लिए अगर करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया के लिए पहले वो करते हैं, जी इजराइल के लिए करते हैं, अमेरिका के लिए करते हैं, लेकिन इसमें आलमी मईशत जो है वो नोज डाइव पे जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल यहाँ से नहीं गुजरता, बल्कि पेट्रोलियम की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो गुजरती हैं, जैसे यूरिया है, हीलियम है, इसके अलावा जो है जिसे प्लास्टिक दाना कहते हैं। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री दुनिया की जो है वो इससे सफर करेगी, एग्रीकल्चर सफर करेगा। अफ्रीका में कहत पड़ने का जो है वो खदशा है। एक सीजन की फसल जो है वो बगैर यूरिया के किसी ना किसी तरह गुजारा उसने किया होगा किसानों ने अपना, खास तौर पे अमेरिका और लैटिन अमेरिका में। जी तो अगर अगले जो क्रॉप सीजन में भी यूरिया यहाँ से नहीं जाता है, जो कि पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है, हीलियम नहीं जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल उसके लिए, खास तौर पे कंप्यूटर और चिप इंडस्ट्री के लिए। लोगों को नहीं पता होगा कि हीलियम गैस जो है वो सिर्फ गुब्बारों में भरने के लिए और आवाज चेंज करने के लिए नहीं इस्तेमाल होती, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो है एक रिसोर्स है। जी और फिर साथ में जो प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो नहीं वहां से जाएंगी। तो इकोनॉमी तो रिसेशन में जाएगी ही। पहले ही इकोनॉमी को अमेरिका ने सुपरफिशियली आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ था। जो हर मुल्क के अपने सिक्योरिटी इमरजेंसी रिजर्व होते हैं एनर्जी के, उन्होंने उसमें डिपेंड किया हुआ था। जब उनको बताया गया कि आप अपने क्रिटिकल रिजर्व को बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल कर चुके हैं तो अब हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो उन्होंने उजलत में वर्साई पैलेस में बैठकर उस MOU पे साइन कर लिया। और मुझे यकीन है पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि अमल नहीं करना था और हमें भी पता था कि अमल नहीं होना इस पे। जी अब वो उजलत में किस पे साइन करते हैं ये नहीं पता, लेकिन अगर ये ट्रंप की पॉलिसी रहेगी कि जो ही मार्केट क्रैश करने पे आएगी तो मैं एक ट्रुथ सोशल पे बयान दूंगा और साथ में सीज फायर और पॉज की बात करके 10-15 जो है वो टैंकर गुजरवा दूंगा, तो मार्केट जो है वो इस कबूकी थिएटर से भी स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि जी मार्केट ऑलरेडी स्टेबल थी। स्टॉक्स में चीजें पड़ी होती हैं तो ये छोटे मोटे ड्रामे काम कर जाते हैं। अब स्टॉक्स जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। जी जब स्टॉक्स डिप्लीट हो रहे हैं तो फिर ये 6-7 टैंकर से काम नहीं चलने वाला, जहां 300 से 400 टैंकर पर डे गुजरता है राइट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। जी तो उसमें इकोनॉमी जो है, और रात की खबर थी कि जी हमारे पेट्रोल पंप्स ने कहा है जी हम बंद करने लगे हैं। अभी शुक्र है कि मुझे रास्ते में खुले हुए मिले, क्योंकि बिजनेसमैन फिर अपना लेवरेज इस्तेमाल करना शुरू कर देता है कि जी हमें पर डे के हिसाब से कीमतें बताइए। जी ये डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान के पेट्रोल पंप। लेकिन अभी तक पेट्रोल की कीमतें वहां नहीं गई जहां पे माहिर मुआशियत कह रहे थे कि आम बंदा, मेरे आप जैसा बंदा, रिस्क हिलाल कमाने वाला, उसकी पॉकेट पे भी बहुत बोझ पड़ जाएगा। अभी तक हालात हमारे वो नहीं हुए, लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहता है तो हालात ये होते हैं। और ईरान के पास यही एक लीवरेज है जी कि अगर हमने सीरिया और लिबिया, अफगानिस्तान नहीं बनना तो दुनिया को ये एहसास दिलाते रहे कि ईरान नक्शे पे कहाँ है और स्टेट ऑफ हुर्मुज कहाँ है। और जब जेब पे फर्क पड़ेगा, आम अमरीकी, आम यूरोपियंस के किचन काउंटर के ऊपर फर्क पड़ेगा,
تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ اٹیک کہاں ہو رہا ہے، ایران کہاں ہے، حملے کہاں ہو رہے ہیں اور روکنا بالکل کیسے صحیح، ہے. بالکل صحیح. ورنہ یہ بھی ہم بھی ایک سائیڈ کیس بن کے رہ جائیں گے. جی وار آن ٹیرر کے نام پہ ہمارا بھی بیڑا غرق کر دیا جائے گا. تو آپ کو اس پوری بات سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی کمپلیکس سچویشن ہے. ایگزیکٹلی. ایران سے ہماری خواہش بھی ہے، اس سے گزارش بھی ہے کہ وہ پیشنس کا کام کرے، پر ایران کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بمبارڈمنٹ کو سہتا چلا جائے. تو صحیح. حل کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم بہت جو شکریہ. منٹ بائی منٹ کاسٹنگ کر رہے بالکل ہیں. جی صحیح آپ نے کہا. بہت شکریہ. خطے میں بڑھتی جنگ کی کشیدگی، ایران امریکہ کے ایک دوسرے پہ حملے، اس پہ بات کری تھی شازیہ انور چیمہ صاحبہ. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.